Hello student, welcome to Vision Study Hub, and now we are starting with the vectors. Vectors are very easy topic, but these are very important topic in understanding physics. So you have to understand the vectors very well, and you have to do all the questions with me without skipping it, so that you will be able to apply it in each and every questions, so that it can be easy for you to solve and understand the deep topics of physics also. So we are starting with the vectors. Vectors की शुरुआत करने से पहले हमें दिखता है एरो, और कभी भी सवाल में ऐसे एरोज आ जाते हैं, डायरेक्शन की बात आ जाती है, तो ऐसे क्वांटिटी से डर लगने लगता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस क्वेश्चन में वेक्टर क्वांटिटी आ चुकी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है क्या? तो वेक्टर क्वांटिटी वो कई तरह की क्वांटिटीज फिजिक्स में होती है। वो क्वांटिटीज जिनसे फिजिक्स में जो लॉज हैं, जो रूल्स हैं, उन रूल्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम कुछ क्वांटिटीज का यूज करते हैं, रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ क्वांटिटीज का यूज करते हैं, वो होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज। वो क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। और इन फिजिकल क्वांटिटीज में देखा जाए तो दो टाइप्स होते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी, और एक वेक्टर क्वांटिटी। यानी सोचो, जितनी की जितनी क्वांटिटीज फिजिक्स में हैं, जो कि फिजिक्स को एक्सप्लेन करती हैं, उसमें से दो ही तरह की क्वांटिटीज हैं, एक स्केलर और एक वेक्टर। और ये जो वेक्टर वाली क्वांटिटी है ना, वो हमें समझना है। ये जो वेक्टर वाली क्वांटिटी है वो हमें समझना है कि ये क्या होता है। ठीक है, अब कहीं ना कहीं वेक्टर क्वांटिटी को समझने से पहले हम स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी से। यहां पे देखो, यहां पे एक गाड़ी है छोटी सी, और इसको क्या कर रहा है? ये खींच रहा है, ये इसको क्या कर रहा है? धक्का दे रहा है, और ये इस पे बैठा हुआ है। सोचने वाली बात है कि ये तीनों के तीनों इस पे फोर्स लगा रहे हैं, ये तीनों के तीनों इस पे फोर्स लगा रहे हैं। तो तीनों के तीनों इस पे फोर्स लगा रहे हैं, तो इसमें कौन सी नई बात है? वो तो दिख रहा है फोर्स लगा रहे हैं, है कि नहीं? तो भाई इसमें नई बात क्या हो सकती है? तो इसमें जो नई बात है वो ये है कि ये किधर फोर्स लगा रहा है। ये बात बताने के लिए मुझे बनाना पड़ा एरो, और इस एरो से आप समझ गए कि ये खींच रहा है। ये किधर फोर्स लगा रहा है, इस बात को समझाना पड़ा, तो उसके लिए जरूरत पड़ी मुझे एक एरो की डायरेक्शन दिखाने की। और ये किधर फोर्स लगा रहा है, ये बात समझाने के लिए फिर से मुझे जरूरत पड़ी एरो की, यानी डायरेक्शन दिखाने की। क्योंकि जब भी मैंने फोर्स की बात करी, तब आप पूछोगे किधर लगा रहा है, किस डायरेक्शन में लगा रहा है। यानी बिना डायरेक्शन के फोर्स को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर ये फोर्स लगा रहा है तो क्वेश्चन किधर किधर लगा रहा है। अब सोचो कि ये खींच रहा है, ये आगे की तरफ जाएगा, लेकिन अगर ये हटा दिया जाए तो, ये हटा दिया जाए तो यार ये धक्का दे रहा है, अभी भी ये आगे की तरफ जाएगा। ये धक्का दे रहा है, ये अभी भी आगे की तरफ जाएगा। अगर कहीं न कहीं इसको भी हटा दिया जाए तो ये ऊपर से बैठा है, ये भी तो फोर्स लगा रहा है। क्या अब भी गाड़ी आगे की तरफ बढ़ेगी? तो नहीं, अब गाड़ी आगे की तरफ नहीं बढ़ेगी। तो क्या होगा? तो अब गाड़ी आगे की तरफ नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ये फोर्स जिधर लग रहा है, मोशन उधर हो सकता है ना? उसके परपेंडिकुलर मोशन नहीं हो पाएगा। कोई भी जानता है, कोई भी, ये एक जनरल सी बात है कि ये ऊपर बैठा हुआ है, फोर्स नीचे लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं मोशन इधर होने का कोई मतलब नहीं बनता है। वेक्टर्स को समझने के क्रम में हम फिजिकल क्वांटिटीज को देखते हैं। कहीं ना कहीं फिजिकल क्वांटिटीज जो होते हैं उनके टाइप्स होते हैं, एक वेक्टर्स, एक स्केलर्स और एक टेंसर्स। टेंसर्स के बारे में बहुत ज्यादा हम नहीं पढ़ने वाले, हम वेक्टर स्केलर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब यार ये जो भी चीज पढ़ाने वाला हो ना, फटाफट आपको 9th क्लास में ही रहने देता हूँ, वहां से आप सारी चीजें पढ़ चुके हो। डिस्प्लेसमेंट आप पढ़ा करते थे, वेक्टर क्वांटिटी है, इसके लिए डायरेक्शन की जरूरत होती थी। वेलोसिटी आप पढ़ा करते थे, इसके लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़ती थी। एक्सीलरेशन, फोर्स, वेट एंड टॉर्क, इन सबके लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़ती थी। अब ये जो टॉर्क है, ये तो आप पढ़ोगे अब 11th में,
तो कहीं ना कहीं ये जो चीज है ये आप पढ़ोगे, लेकिन ये सारी चीजें तो आप जानते हो, तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। और मास की बात करी जाएगी, स्पीड की, डिस्टेंस ट्रेवल की, तो ये सब स्केलर क्वांटिटी होते हैं। तो स्केलर्स में मैंने बोला था कि स्केलर्स में केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। जैसे आप लिखे हो 5 kg, अगर मान ले 5 kg पोटैटो ले रहे हो तो 5 kg लिख दिए, हो गया 5 kg पोटैटो। अगर आप कहीं ना कहीं गोल्ड खरीद रहे हो तो 5 मिलीग्राम लिख दिए, हो गया 5 मिलीग्राम गोल्ड आपने ले लिया। तो कहीं ना कहीं ये बात इसकी कंप्लीट हो गई, ये बात कंप्लीट हो चुकी है ना। तो इसमें क्या है कि इसमें एक चीज देखो, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और एक यूनिट है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू एक होता है और एक क्या होता है, यूनिट। इन दोनों को मिला के बनता है एक क्वांटिटी, एक मैग्नीट्यूड। इससे मिला के क्या बनता है, मैग्नीट्यूड। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये क्या है, यूनिट है। यही दोनों के बिना कहीं ना कहीं मैग्नीट्यूड आप समझ नहीं पाओगे। कैसे? जैसे कि अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मैं 5 आलू लेके आया हूं, 5 पोटैटो लेके आया हूं, ठीक है ना, तो एक सिंपल काउंटिंग को बताता है। लेकिन अगर यहीं पे मैं कहूंगा कि 5 kg पोटैटो लेके आया हूं, तो ये कहीं ना कहीं क्या बात समझाता है कि 5 kg पोटैटो लेके आए हैं, तो ये एक मास को बता रहा है। अगर यहीं पे मैं लिखूंगा कि 5 ग्राम पोटैटो लेके आए हैं, तो आप समझ जाओगे कि यार एक पोटैटो लाए हैं, वो भी काट के लाए हैं, बहुत छोटा सा। तो ये यूनिट चेंज होने से भी वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। तो यूनिट और ये न्यूमेरिकल वैल्यू, ये दोनों मिलकर बनाते हैं क्या, आपका मैग्नीट्यूड। और यहां पे फिर क्या होता है, तो यहां पे भी ऐसा होता है जैसे कि मैं कहूंगा कि 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है बंदा, 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है ना, और ये कहूंगा कि 20 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। ये बात समझ जाओगे, 10 न्यूटन वाला फोर्स कम है, 20 न्यूटन वाला फोर्स ज्यादा है, ये बात समझ जाओगे। ये देखते ही आप समझ जा रहे हो क्योंकि ये करते हैं आप। लेकिन क्वेश्चन ये है कि किधर लगा रहा है। जैसे मैंने शुरू में एक हमने सिस्टम बनाया था, इस गाड़ी के ऊपर एक बंदा खड़ा है तो अलग फोर्स लगा रहा है, वो किधर लगा रहा है, नीचे। यहां पे एक बंदा खड़ा है तो क्या कर रहा है, आगे की तरफ लगा रहा है, और इन सबका इफेक्ट अलग अलग होगा। तो यार डायरेक्शन दिए बिना हम फोर्स को कंप्लीट नहीं कर सकते, तो हम कहेंगे 10 न्यूटन इन नॉर्थ डायरेक्शन, इन नॉर्थ डायरेक्शन। अब इसकी बात कंप्लीट हो गई। 20 न्यूटन इन साउथ इज फाइन, साउथ डायरेक्शन, ऐसे लिख लो। तो कहीं ना कहीं ये डायरेक्शन वाली बात हो गई, और ये डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है वेक्टर्स में। तो कहीं ना कहीं इन डायरेक्शन वाले वेक्टर को, भाई इसमें तो डायरेक्शन नहीं है, इसको हम क्या करते हैं, प्लस माइनस कर देते हैं। जैसे 5 kg आलू सोनू लेके आया और मोनू उसमें से 2 किलो ले लिया, तो 2 किलो ले लिया तो 5 में से 2 किलो माइनस हो गया 3 kg। सिंपल स्टोरी, इसमें एल्जेब्रिकली हम आसानी से डिस्कस कर लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी को आसानी से आप प्लस माइनस इनटू कर देते हो। तो इसमें एल्जेब्रिक वे में आप सारा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर लेते हो, और ये करते आए हो। लेकिन ये जो सेक्शन है, इसको जोड़ने घटाने यानी एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना और डिवीजन करने का नियम ही अलग होता है। तो ये चीज हम करते आए हैं क्योंकि ये हमारे लिए आसान है। हम चौथी क्लास की गणित में भी 5 kg और 10 kg जोड़ना सीखे थे, तो ये हम करते आए हैं, ठीक है। लेकिन ये जो चीज है, इसको करने के लिए आपको वेक्टर्स की समझ होनी चाहिए। आपको कहीं न कहीं वेक्टर से एडिशन कैसे करते हैं, उन सारी चीजों की समझ हमें होनी चाहिए। तीसरी जो क्वांटिटी है टेंसर वेक्टर जैसी लगती है। कैसे कि आप कहीं न कहीं प्रेशर लगा रहे हो किसी चीज पे, आप प्रेशर दे रहे हो, तो किसी चीज पे प्रेशर दे रहे हो, तो अगर मान लो इस चीज पे प्रेशर दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो प्रेशर है इसमें डायरेक्शन दिख रहा है आपको, यानी ये टेंसर वेक्टर में कंफ्यूजन हो जाता है। क्योंकि टेंसर में डायरेक्शन तो दिख रहा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम द पीपल अंडरस्टैंड कि यार ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इसमें डायरेक्शन दिख रहा है। इसका जोड़ना, घटाना, गुणा करना है ना, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन,
इन सबको करने के लिए वेक्टर के रूल्स हमें फॉलो नहीं करने पड़ते हैं। इसको करने के लिए वेक्टर के रूल्स हमें फॉलो नहीं करने पड़ते हैं, ये सिंपल तरीके से हो जाते हैं, इसीलिए कहीं न कहीं ये वेक्टर की कैटेगरी में नहीं आते हैं। यानी ये बात आपको समझ में आ गई कि वेक्टर क्वांटिटी को सॉल्व करने के तरीके थोड़े अलग, थोड़े हटके होते हैं। मैंने इस बोर्ड में बहुत सारे वेक्टर्स बना दिए। बहुत सारे वेक्टर्स बनाने के बाद से आप इन वेक्टर्स में कुछ बातें समझ ही लो। वो क्या है कि कहीं न कहीं ये जो वेक्टर बना हुआ है इसके बारे में बताएं तो इस वेक्टर का कुछ न कुछ लेंथ है। क्या है? लेंथ। जो ये वेक्टर का लेंथ है ना, वो इसके मैग्नीट्यूड को बताता है। किसको बताता है? मैग्नीट्यूड को। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? तो मैग्नीट्यूड का मतलब मैंने समझाया था कि ये वेक्टर की वैल्यू इस वेक्टर से ज्यादा है, यानी ये वेक्टर इस वेक्टर से बड़ा है, ये वेक्टर इस वेक्टर से बड़ा है। तो कहीं न कहीं बड़े वाले वेक्टर का लेंथ ज्यादा है और छोटे वाले वेक्टर का लेंथ कम है। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक एरो का इस्तेमाल करते हैं जिसमें उसका लेंथ जो है मैग्नीट्यूड को बताता है ना। और कहीं न कहीं ये जो इसका हेड बना हुआ है, ये जो हेड है, ठीक है ना, ये डायरेक्शन को शो कर रहा है, डायरेक्शन को शो कर रहा है। और ये इसका क्या है? टेल है। ये क्या है? इसका टेल है। और ये इसका क्या है? हेड है। और ये कहीं ना कहीं डायरेक्शन को शो कर रहा है। और इसकी जो लेंथ है इसका मैग्नीट्यूड है। आप कहोगे सर क्या मैग्नीट्यूड है, कैसे मैग्नीट्यूड है, समझ नहीं आ रहा। तो हम कहीं ना कहीं इसके लिए इन दोनों वेक्टर्स को उठा के ले जाके स्केल पे रख दिए। स्केल पे रख दिए, हाँ सर स्केल पे रख दिए। और हमने ऐसा स्केल बनाया कि चलो आपको स्केल पे रखने के बाद से एक मार्किंग दिखने लगेगी। और मार्किंग ये बताती है कि कहीं न कहीं ये जो मार्किंग है इसका एक जो गैप है वो 1 न्यूटन के बराबर है। किसके कितने न्यूटन के? 1 न्यूटन के। तो आप बताओ ये वाला वेक्टर कितने न्यूटन का है? 1 2 3 4 5 6 7। तो वेक्टर कितना हो गया? 7 न्यूटन का। और इस वेक्टर में देखो 1 2 3 4, तो ये 4 न्यूटन का। अब आपको दिख रहा होगा कि ये बड़ा है और ये छोटा है, इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है और इसका मैग्नीट्यूड छोटा है। और डायरेक्शन दोनों का क्या है? तो दोनों का डायरेक्शन तो सेम है। दोनों का डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन दोनों का क्या है? सेम है। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है। अच्छा, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल वेक्टर्स। इसे हम बोलते हैं पैरेलल वेक्टर। यानी डायरेक्शन समझ रहे हो, और डायरेक्शन समझते समझते ये आपको समझ में आ गई कि ये दोनों के दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम है। दोनों के दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम है तो ये क्या हो गया? पैरेलल वेक्टर्स। तो इसी के बगल में ये भी डायरेक्शन दिख रहे हैं, तो इसका डायरेक्शन एकदम क्या है? अपोजिट है। तो इसका जो डायरेक्शन है वो क्या है? डायरेक्शन इसका क्या है? अपोजिट है। यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो फिर इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम कहेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर। इसे क्या कहेंगे? एंटी पैरेलल वेक्टर्स। हम इसको बोलेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर्स। क्यों? क्योंकि इनका डायरेक्शन एकदम अपोजिट है, एक दूसरे का उल्टा है। ठीक है, तो फिर अब कहीं ना कहीं ये चीज हमें तो समझ में आ गई है ना। इतना समझने के बाद से तो हमने क्या समझा था? हमने ये समझा था कि ये जो वेक्टर है इसकी जो लेंथ है, इस वेक्टर की जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड को बताता है। इस वेक्टर का जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड को बताता है। अब कहीं ना कहीं आप जब वेक्टर क्वांटिटी लिखोगे इसका मतलब ये नहीं आप मेजर कर करके लिखना शुरू करो। यार आइडियाज तो हो जाएंगे ना कि बड़ा वेक्टर छोटा वेक्टर क्या है। फिर भी हमें आइडिया किससे लेना है कि अगर ये 4 न्यूटन है तो ये वेक्टर छोटा है, और ये 7 न्यूटन है तो ये इससे बड़ा वेक्टर है। तो हम कहीं ना कहीं अगर मैग्नीट्यूड लिख दिया जाए तो हम जान जाएंगे कौन सा वेक्टर बड़ा है और कौन सा वेक्टर छोटा है। दूसरी चीज पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर किसे कहते हैं आप समझ में आ गया आपको कि अगर डायरेक्शन दोनों का एकदम अपोजिट हो तो एंटी पैरेलल वेक्टर होंगे। लेकिन एक वेक्टर है, जैसे कि ये वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम अगर मान लें ए है तो इसे हम ऐसे शो करते हैं। वेक्टर को हम ऐसे शो करते हैं, जैसे कोई वेक्टर लिखा हुआ है उसको ऐसे ऊपर एक कैप लगा देते हैं।
मतलब दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट वेक्टर्स। मतलब जो क्वांटिटी है उसके ऊपर हमने कैप लगा दिया तो ये वेक्टर है। आप पहले भी पढ़ चुके हो, बस कैप नहीं लगाते थे, आप वेलोसिटी को v लिखा करते थे, लेकिन अब उसमें लगा दो कैप। तो क्या पहले क्यों नहीं लगाते थे? तो पहले आपको ये बताया नहीं जाता था, पहले आपको ये यूज करने की हैबिट नहीं डाली जा सकती थी। तो फिर एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन के ऊपर भी लगा दो कैप। तो फिर कहीं न कहीं जिनके ऊपर कैप लग गया ये कहीं न कहीं वेक्टर क्वांटिटी को शो कर रहे हैं। हाँ, ये वेक्टर क्वांटिटी को शो कर रहे हैं। तो आपने कहीं न कहीं वेक्टर क्वांटिटी को शो कर दिया। तो इसके अलावा एक और चीज हमें समझनी होगी, वो क्या है कि ये जो इसकी लेंथ है या ये जो इसकी लेंथ है इसके मैग्नीट्यूड को बताता है। तो इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैसे बताएंगे? तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताने के लिए, है ना, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताने के लिए हम ऐसे मॉड लगा देते हैं। अब इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, दोबारा मैं कह रहा हूं कि मॉड लगाने से ये क्या हो जाता है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, है ना। तो फिर मैग्नीट्यूड क्या है, इसका मतलब क्या है मैग्नीट्यूड का? तो मैग्नीट्यूड का मतलब वो है जो कि आप पढ़ते आए हो, जो कि मैं यहां पे समझाया हूं, ठीक है। all the vectors shown all the vectors shown in this whiteboard plane in this whiteboard plane are called कोप्लेनर वेक्टर्स। मतलब मेरे कहने का मतलब जितना हमने वेक्टर्स इसमें बना दिया, आगे पीछे इधर आप कई सारे वेक्टर्स देख रहे होंगे, लेकिन ये सारे वेक्टर्स की खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि ये सारे के सारे वेक्टर्स किस में है? सारे के सारे वेक्टर्स एक प्लेन में है। किस प्लेन में है? व्हाइट बोर्ड प्लेन में है, उसी पे सब बने हैं, इस प्लेन पे बने हैं। तो जो वेक्टर्स, जितने वेक्टर्स इस प्लेन पे, चूंकि आप भी जानते हो कि हम और वेक्टर्स बना सकते थे, हम और सारे वेक्टर्स बना सकते थे इस प्लेन पे, लेकिन नहीं बनाए। लेकिन इस प्लेन पे आप जितने वेक्टर्स बना सकते हो उस सारे के सारे वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे? कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे। उन सारे के सारे वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे? कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे। तो कोप्लेनर वेक्टर का भी आपको टर्म समझ में आ गया। तो आपको कहीं न कहीं डायरेक्शन समझाते समझाते मैंने समझाया पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड क्या होता है, और कहीं न कहीं वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर के मैग्नीट्यूड का रिलेशन होता है इस वेक्टर के लेंथ से। तो मैंने ये भी बताया कि लेंथ ऑफ वेक्टर शोज इट्स मैग्नीट्यूड। तो इतनी सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। हम टर्म्स को साथ साथ में डिस्कस करते चल रहे हैं, है ना। वेक्टर्स को समझाने के क्रम में कहीं न कहीं मैंने पैरेलल वेक्टर आपको समझा दिया था, फिर एंटी पैरेलल वेक्टर समझा दिया था, फिर साथ साथ में आपको कोप्लेनर वेक्टर भी मैंने समझा दिया था फिगर के साथ साथ। अब हम समझते हैं नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं? तो देखो ये कहीं न कहीं दो वेक्टर दिया है। अगर इस वेक्टर को मैं ए से डिनोट करूंगा, अगर इस वेक्टर को मैं ए से डिनोट करूंगा, तो इस वेक्टर को मैं माइनस ए से डिनोट करूंगा। माइनस ए से डिनोट करूंगा तो सर ये तो एंटी पैरेलल वेक्टर ही है, एंटी पैरेलल वेक्टर ही है। तो ये कहीं न कहीं ए को माइनस ए से डिनोट करूंगा तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। भाई ये भी ए है, ये भी ए है, तो क्या सेम होगा? मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम। और डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट। ये वेक्टर्स वो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम, और डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। मैग्नीट्यूड है सेम और डायरेक्शन है अपोजिट, तो भाई ऐसे वेक्टर्स को हम नेगेटिव वेक्टर करेंगे। इसका नेगेटिव ये और इसका नेगेटिव ये। तो फिर ये क्या है? तो ये दोनों के दोनों वेक्टर क्या है? सर दोनों के दोनों वेक्टर भी पैरेलल वेक्टर्स हैं। ये कौन से वेक्टर हैं? पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो पैरेलल वेक्टर्स तो आप
पढ़ लो, समझ लोगे। लेकिन एक और चीज होती है, वेक्टर को आप मूव कर सकते हो। इसे इस वेक्टर को ऐसे ही आप लेके जा सकते हो, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे वेक्टर को मूव कर सकते हो। इस वेक्टर को आप ऐसे मूव कर सकते हो, है ना। तो फिर कैसे मूव कर सकते हैं, इसका आइडिया आपको प्रॉपरली नहीं मिल रहा होगा, कोई बात नहीं। ये वेक्टर अगर पैरेलल है ना, तो इस वेक्टर को मैं ला के यहां भी चिपका सकता हूं। सी कैसे मैं कर रहा हूं, इस वेक्टर को उठाया, ला के इस पे बिठा दिया, इस वेक्टर को ला के मैंने यहां बिठा दिया और ये वेक्टर हट गया। तो अब देखो वेक्टर आके बैठ गया ना, तो ये वेक्टर पैरेलली आ सकता है, मतलब एक वेक्टर अपने पैरेलल आगे बढ़ सकता है, ठीक है ना। तो पैरेलल आगे बढ़ा, ये वेक्टर ऐसे ही पैरेलली आया और इस पे आके चिपक गया। इस पे आके चिपक गया तो ये दोनों के दोनों वेक्टर एक ही लाइन पे हो गए। जब एक ही लाइन पे हो गए तो इन्हें हम क्या कहेंगे, कोलिनियर वेक्टर। क्या कहेंगे, कोलिनियर वेक्टर्स। हम इसे क्या कहेंगे, कोलिनियर वेक्टर। कहोगे सर अभी तो ये पैरेलल वेक्टर थे, अभी तो ये पैरेलल वेक्टर थे। तो मैं यही बता रहा हूं कि कोलिनियर वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर ही होते हैं। दे आर पैरेलल वेक्टर्स एंड they may not be equal or unequal, they may be equal or unequal। देखो ये दोनों वेक्टर की साइज अलग अलग है, तो ये वेक्टर अनइक्वल थे लेकिन ये वेक्टर पैरेलल थे, तो इसे हम कोलिनियर वेक्टर भी कह सकते हैं, इसे हम कोलिनियर वेक्टर भी कह सकते हैं। तो यार पैरेलल वेक्टर कोलिनियर वेक्टर होते हैं, सीधी सी बात, पैरेलल वेक्टर कोलिनियर वेक्टर होते हैं। लेकिन ये है कि वो वेक्टर कहीं न कहीं मैग्नीट्यूड इक्वल हो या अनइक्वल डजंट मैटर। यानी ऐसे वेक्टर जिन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी दोनों वेक्टर बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, है ना, और वो अगर पैरेलल है तो उनको हम कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। तो कोलिनियर का मतलब हम पहले पढ़े थे कि कोलिनियर वो होते हैं जो एक ही लाइन पे हो। तो देख लो पैरेलल था लेकिन अब एक ही लाइन पे है कि नहीं, पैरेलल था लेकिन अब एक ही लाइन पे आ गया कि नहीं। क्यों, क्योंकि वेक्टर को पैरेलली मूव कर सकते हैं हम, वेक्टर को पैरेलली मूव कर सकते हैं। तो कैसे सर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है, ये वेक्टर इधर की तरफ जा रहा है। देखो इस वेक्टर को मैं मूव कर रहा हूं नीचे की तरफ, सी एकदम मैं यहाँ पे लाके इसे लगा दूंगा और ये वेक्टर आ गया नीचे। तो इससे क्या हुआ सर, तो ये वेक्टर के बीच का एंगल कितना बना है, 90 डिग्री, है ना। तो कहीं ना कहीं ये वेक्टर ये भी मूव किया जैसे ये मूव किया था, है ना। तो कोलिनियर वेक्टर मतलब वेक्टर्स ऑन सेम लाइन, लेकिन वेक्टर चूंकि मूव कर सकते हैं इसलिए कोलिनियर वेक्टर का डेफिनेशन थोड़ा सा वाइड हो जाता है। वो क्या, वो पैरेलल वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो या अनइक्वल हो कोलिनियर वेक्टर कहे जाते हैं। द पैरेलल वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड कैन बी इक्वल और अनइक्वल आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। आपको ये क्लियर हो गया होगा। दूसरी चीज हमने नेगेटिव वेक्टर का डिस्कशन करा, ये नेगेटिव वेक्टर है, इस वेक्टर में माइनस साइन लग गया। तीसरी चीज यहां पे देखो, यहां दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट से उठे हैं, यहां दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट से जा रहे हैं, है ना। तो दिस वेक्टर स्टार्टेड फ्रॉम सेम इनिशियल पॉइंट। ये दोनों के दोनों वेक्टर सेम इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनको कौन सा वेक्टर बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर्स। इन्हें क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर्स। सेम स्टार्टिंग पॉइंट से हैं तो इनको हम क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर। तो फिर क्वेश्चन है सर इसको भी हम को इनिशियल वेक्टर कह सकते हैं, तो हाँ इसे भी को इनिशियल वेक्टर्स कह सकते हैं। क्यों को इनिशियल, क्यों, क्योंकि ये भी दोनों भी वेक्टर एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हुए हैं, तो इन्हें भी को इनिशियल वेक्टर कहेंगे। तो सर ये 90 डिग्री जो बना है इनके बीच का एंगल, क्या इसके वजह से भी इसका कुछ नाम है, तो हाँ इसके वजह से अगर ये इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है तो इसे एक और नाम हम देंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। सर ये ऑर्थोगोनल भी हो गया और को इनिशियल वेक्टर भी हो गया, तो हाँ ये दोनों वेक्टर हो गया, ऑर्थोगोनल भी है और को इनिशियल वेक्टर भी है। क्योंकि को इनिशियल होने के लिए सेम पॉइंट से इन्हें निकलना है, तो सेम पॉइंट से दोनों वेक्टर निकलना है, इसलिए को इनिशियल वेक्टर हो गए। ऑर्थोगोनल वेक्टर इसलिए हो गए क्योंकि इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो फिर क्या ये दोनों ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हो गए, हाँ ये भी ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हो गए, ये भी ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हो गए। तो फिर ये कौन से वेक्टर्स हैं सर, तो ये वेक्टर
हमें इसे कोलिनियर वेक्टर कहना होगा, कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर वेक्टर है तो हाँ ये तो कोलिनियर है भी, आप इसे एक और नाम दे सकते हो। वो क्या नाम दे सकते हो? मैं ये जो वेक्टर इसके ऊपर जाके सो रहा था, इस वेक्टर को हमने क्या किया, हटा के यहाँ पे ला दिया। तो ये तो कोलिनियर वेक्टर तो ठीक है, लेकिन ये तो पैरेलल दिख रहा है सर। तो हाँ, अब इन दोनों वेक्टर को आप ये भी समझ लो कि हम पैरेलल वेक्टर्स भी कह सकते हैं। इन्हें हम क्या कह सकते हैं? पैरेलल वेक्टर्स भी हम कह सकते हैं। तो ये पैरेलल वेक्टर्स भी होंगे, तो हाँ ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स भी होंगे, क्योंकि पैरेलल वेक्टर को आप कोलिनियर वेक्टर कह सकते हो। क्यों ऐसा कह सकते हो? क्योंकि हर वेक्टर को हम पैरेलली मूव कर सकते हैं। जैसे ये वेक्टर यहाँ पे था, हम उसी डायरेक्शन में से यहाँ लाके चिपका दिए, और ये वेक्टर यहाँ पे था, इसी डायरेक्शन में लाके चिपका दिए, है ना। अब कहोगे कि सर यहाँ लाके चिपका दिए, तो क्या हमेशा ऐसा करना होगा? तो जरूरत के हिसाब से आप इसे जहां चाहो वहां रख सकते हो। ये जहां पे था वहीं पे हमने पहुंचा दिया। तो क्या सर अब भी ये कोलिनियर वेक्टर है? हाँ, ये पैरेलल है, इसलिए कोलिनियर वेक्टर है। ये अभी भी कोलिनियर वेक्टर है। तो सर ये अभी भी कोलिनियर वेक्टर है, तो हमने कहा था यार पैरेलल वेक्टर है ना, इसको लाके एक लाइन पे डाल सकते हो। हाँ, तो लाइन पे आ गया तो कोलिनियर वेक्टर हो गया। तो फिर कंडीशन ये हो गई कि दो वेक्टर्स मे बी इक्वल और अनइक्वल एंड बट दे आर पैरेलल वेक्टर्स, तो उसे हम क्या कहेंगे? कोलिनियर वेक्टर्स। तो इस तरीके से मुझे लगता है नेगेटिव वेक्टर समझ में आ गए, ऑर्थोगोनल वेक्टर समझ में आ गए, को इनिशियल वेक्टर समझ में आ गए। तो आपको वेक्टर के साथ साथ सबको एक ही प्लेन में मैं बना के सारे वेक्टर्स को मैंने समझा दिया। उसके साथ साथ उसका हमने डेफिनेशन भी लिख दिया ताकि आपको कोई डाउट ना हो, है ना। और कहीं न कहीं कोलिनियर वेक्टर्स भी हमने इसमें डिस्कस कर लिया था। तो इस तरीके से फिर से हम आगे बढ़ते हैं और चीजों को डिस्कस करते हैं। तो हमारे सामने कुछ वेक्टर्स और भी आ गए, जिसमें कि पहला वेक्टर आप देखो, ये वेक्टर्स जो बन गया ना, इसको देखने के बाद देखो यार ये बराबर बराबर है, यानी इनका मैग्नीट्यूड क्या सेम है। मैग्नीट्यूड आप समझ गए थे। अगर कहीं न कहीं ये 4 न्यूटन का फोर्स है तो ये भी कितने का होगा? 4 न्यूटन का फोर्स। अच्छा, तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, यानी मैग्नीट्यूड इसमें क्या है? सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। फिर तो एक और चीज है, इसमें डायरेक्शन भी सेम है। मैग्नीट्यूड सेम है, इसमें डायरेक्शन भी सेम है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होगा, तो आप इन्हें क्या कह सकते हो? इक्वल वेक्टर्स। क्या कह सकते हो? इक्वल वेक्टर्स। तो ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हुए, इसका मतलब। हाँ, तो फिर इनको देखो यार, इनका देखो एकदम इक्वल इक्वल मैग्नीट्यूड है। अगर ये 50 न्यूटन है तो ये भी 50 न्यूटन को शो कर रहा है। तो आप कहोगे ठीक तो है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। ये डायरेक्शन अलग अलग है। तो डायरेक्शन अलग अलग नहीं, डायरेक्शन एकदम अपोजिट है। तो अपोजिट डायरेक्शन है, यहाँ क्या है? डायरेक्शन सेम होना चाहिए। ये तो अपोजिट डायरेक्शन है, तो क्या हम इक्वल वेक्टर इन्हें कहेंगे? नहीं, दीज आर नॉट इक्वल वेक्टर्स। तो कौन से वेक्टर्स हैं? तो इनको मैंने नाम दिया था, फिर से लिखता हूं, ये थे नेगेटिव वेक्टर्स। कौन से थे? नेगेटिव वेक्टर्स। अच्छा, तो फिर सर ये देखिए एकदम बराबर बराबर है। अगर ये 4 न्यूटन है तो ये भी 4 न्यूटन है, तो हम कहेंगे कि ये देखिए इसका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। तो मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अलग अलग है, उससे क्या हुआ? तो उससे ये हुआ कि आप इन्हें इक्वल वेक्टर नहीं कह सकते। क्यों? डायरेक्शन अलग हो गया। तो ये भी तो एकदम इक्वल इक्वल मैग्नीट्यूड है, क्या है? तो इनको भी हम इक्वल वेक्टर नहीं कह सकते। ये सारे इक्वल वेक्टर्स, ये इक्वल वेक्टर नहीं हो सकते, क्योंकि इक्वल वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए, तभी वो इक्वल वेक्टर हो सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आपके सामने कुछ वेक्टर्स यहाँ दिख रहे होंगे। ये डॉट डॉट जो लगा है उसका इंपॉर्टेंस उतना नहीं है, थोड़ा सा मेजरमेंट का आइडिया देने के लिए, है ना, हमने लिखा था। तो इन वेक्टर्स में देखोगे तो कुछ मार्किंग बने हुए हैं। तो ये जो एक मार्किंग है ना, वो 1 न्यूटन को दिखा रहा है, 1 न्यूटन को दिखा रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये कितना हो गया? 8 न्यूटन का। यहाँ 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया? 4 न्यूटन का। और यहाँ क्या है? 1 न्यूटन का, 1 ही मार्किंग है। उस तरह यहाँ देखा जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 न्यूटन का हो गया। और कितना हो गया? ये 1 न्यूटन का हो गया, क्योंकि एक ही मार्किंग है। तो इससे क्या मतलब? तो इससे ये मतलब है कि ये वेक्टर इस वेक्टर से बड़ा है। किस में बड़ा है? मैग्नीट्यूड में। ये वेक्टर इस वेक्टर से बड़ा है। अच्छा, ये तो हम पहले पढ़ चुके थे।
तो फिर इसके बारे में क्या कह रहे हैं, तो ये वेक्टर इससे छोटा है, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट है कि ये वेक्टर की खासियत क्या है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन है। तो 1 मतलब होता है यूनिट, 1 मतलब यूनिट है ना। तो इसको हम जो नाम देंगे वो देंगे यूनिट वेक्टर। तो इस क्वांटिटी को जो हम नाम देंगे वो देंगे यूनिट वेक्टर। तो यहां भी 1 न्यूटन लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर। तो इस वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर कहेंगे, क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। यहां पे देखिए ये जो है ना, ये 60 मीटर पर सेकंड लिखा है, मतलब एक एक ये जो पार्ट है 10 मीटर पर सेकंड को दिखा रहा है। तो 6 है तो हम 60 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। तो ये 60 मीटर पर सेकंड है, तो 60 मीटर पर सेकंड ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं एक ऐसा हमने वेक्टर क्वांटिटी बनाया है ना, जिसको छोटा कर दिया, और इस वेक्टर क्वांटिटी की खासियत है कि ये जो शो कर रहा है 1 मीटर पर सेकंड को शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी को शो कर रहा है। ये किसको शो कर रहा है, दिस इज शोइंग 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी को शो कर रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर कहेंगे, इसको वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर कहेंगे। यानी यूनिट वेक्टर की खासियत क्या है, तो यूनिट वेक्टर की इंपॉर्टेंस यही है कि यूनिट वेक्टर इज वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 यूनिट। अब 1 यूनिट का मतलब हुआ कि फोर्स हो गया तो 1 न्यूटन हो सकता है, वेलोसिटी हो गया तो 1 मीटर पर सेकेंड हो सकता है, ठीक है। अगर कहीं कि एक्सीलरेशन हो गया तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हैविंग मैग्नीट्यूड 1 यूनिट, एक यूनिट जिसका मैग्नीट्यूड हो, वो कहीं ना कहीं क्या कहा जाता है, यूनिट वेक्टर्स, उसे हम यूनिट वेक्टर्स कहेंगे। तो यार एक चीज सोचो यार कि ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वेक्टर बन जाएगा कि नहीं, और इस वेक्टर में अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वेक्टर बन जाएगा कि नहीं। तो इसका मतलब इस वेक्टर को अगर हम शो करें और इसमें बस आगे 8 से मल्टीप्लाई कर दें, सपोज ये वेक्टर f है, फोर्स है, सब कोई फोर्स वाली वैल्यू है, अगर इस फोर्स में 8 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब दूसरी चीज, अगर मान ली ये यूनिट वेक्टर है, इसको मैं फोर्स से लिख रहा हूं, ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर है, तो ऊपर क्या लगाना होगा हमको, कैप, ऊपर क्या लगाना होगा, कैप, तो ही ये यूनिट वेक्टर कह सकते हो। इसको यूनिट वेक्टर तभी कह सकते हो। तो ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को यूनिट वेक्टर कैसे कहेंगे, तो इस वेलोसिटी के ऊपर आप क्या लगाओगे, कैप, वेलोसिटी के ऊपर क्या लगाओगे, कैप। तो ये कहीं ना कहीं यूनिट वेक्टर को शो करता है। यानी ये बात समझ में आ गया कि अगर कोई भी वेक्टर है a, तो उसको हम जनरली ऐसे हम डिनोट करते हैं, लेकिन अगर ये यूनिट वेक्टर है तो अब इसको डिनोट करने का तरीका ये है, यूनिट वेक्टर को डिनोट करने का तरीका ये है। तो उसके ऊपर आप इस तरह का कुछ कैप लगा दोगे, दैट शोज यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर की समझ आपको आ गई है। सो लेट अस स्टार्ट। यहां पे हम पढ़ रहे हैं, अब ये जो दिया हुआ है कार्टेशियन प्लेन में आप पहले पढ़ चुके हो 10th क्लास में। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, 2,4 से डिनोट करते हैं कि नहीं, और इसे कैसे डिनोट करते हैं, 5,3। ये आप सीख चुके हो। तो अब क्या नया होने वाला है, नया ये होने वाला है कि जो आप इसे डिनोट करते थे, क्यों ऐसा शो करते थे, इसका हेल्प लेके आप क्यों शो करते थे, क्योंकि जो भी आप पॉइंट बना देते थे उस पॉइंट का आप पोजीशन बता सकते थे। अगर कहीं ना कहीं आप कोई भी ग्राफ बनाए हो, ग्राफ में मैंने बोल दिया कि 2,4 पॉइंट लगाओ, कहां पे लगेगा इस ग्राफ में, तो आप फटाफट इसके हेल्प से ऐसे लाइन खींचते और 2,4 आप शो कर देते। तो कहीं ना कहीं क्या करते कि अगर 2,4 मैंने बोल दिया तो आप फटाफट उस पॉइंट की पोजीशन आप समझ गए कि कहां पॉइंट को लिखना है, ठीक है। तो इस पॉइंट की पोजीशन 2,4 बोलते ही आपको समझ में आ गया, ठीक है।
इस पॉइंट की पोजीशन आपको समझ में आ गई। यहाँ पे ये 2,4 पहले शो किया करता था, है ना, 2,4 पहले शो किया करता था, और ये कहीं न कहीं इससे आप इस पॉइंट की पोजीशन फटाफट ग्राफ में आप बना लिया करते थे। 5,3 बोलने पे आप इस पॉइंट को इस ग्राफ में शो कर दिया करते थे। वही काम पोजीशन वेक्टर भी करता है। पोजीशन वेक्टर क्या करता है, पोजीशन वेक्टर ऑरिजिन से लेके और जिस पॉइंट को शो करना है वहां तक की एक स्ट्रेट लाइन बनाता है, वहां तक की एक स्ट्रेट लाइन बनाता है, और इस डिस्टेंस को, ये जो स्ट्रेट लाइन बताता है ये डिस्टेंस हो गया, और साथ साथ में कहीं न कहीं उसका जो डायरेक्शन है, ठीक है ना, उसका स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस और डायरेक्शन, तो एक स्ट्रेट लाइन बना है और डायरेक्शन इस पॉइंट की तरफ है, ठीक है। तो ये कहीं न कहीं बता रहा है पोजीशन वेक्टर। ये क्या बता रहा है, पोजीशन वेक्टर। तो इस पोजीशन वेक्टर की खासियत क्या है, तो इस वेक्टर का जो टेल है वो किस पे है, ऑरिजिन पे। इसका जो टेल है वो किस पे है, ऑरिजिन पे, और इसका हेड किस पे है, जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, जिस पॉइंट को इंडिकेट करना है उस पॉइंट पे इसका हेड है, और ऑरिजिन पे उसका टेल है। यानी कहीं न कहीं किसी भी वेक्टर को इसे समझना है, सपोज मान के चलो ये कोई पॉइंट यहाँ पे है, तो इस पॉइंट को पोजीशन वेक्टर कैसे शो करेगा, किसी भी पॉइंट को शो करने के लिए शुरुआत कहां से करेगा, ये शुरुआत ऑरिजिन से करेगा। यानी हर वेक्टर को ये किसके रेस्पेक्ट में देखता है, ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में देखता है। इसीलिए हम कह सकते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटिंग स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, मतलब एक स्ट्रेट लाइन हमने खींच दिया और इसका डिस्टेंस निकाल सकते हो, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ एनी पॉइंट, एंड डायरेक्शन ऑफ एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस और डायरेक्शन जो बताता है वो कहां से बताता है, वो हर पॉइंट का डिस्टेंस और डायरेक्शन कहां से बताता है, ऑरिजिन से। यानी अगर मैं यहां पे पॉइंट रख दिया तो इसको भी ये कहां से देखेगा, ऑरिजिन से। तो ऐसे वेक्टर्स को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं, ऐसे वेक्टर्स को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। और पोजीशन वेक्टर में ये बात तो आपको समझ में आ गई, लेकिन एक चीज और देख लो कि ऑरिजिन से ये एक छोटा सा वेक्टर आपको दिख रहा होगा। इस वेक्टर को देखते ही आप जरूर कहोगे कि सर ये तो यूनिट वेक्टर है। ये क्या है सर, ये यूनिट वेक्टर है। ये क्लियर हो गया होगा, सर ये यूनिट वेक्टर है। तो ये क्या है, ये भी यूनिट वेक्टर है। ये दोनों यूनिट वेक्टर है, ये छोटा सा खिंचा हुआ है, ये छोटा सा खिंचा हुआ है, ये दोनों यूनिट वेक्टर है। लेकिन इनके बीच में कितने का एंगल बना है, 90 डिग्री का एंगल बना है। कितने का, 90 डिग्री का। तो इन दोनों यूनिट वेक्टर को हम क्या कहेंगे, तो अगर दो यूनिट वेक्टर ऐसे हैं, ठीक है, और इनके बीच 90 का एंगल बना है, तो इनको हम कहेंगे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स कहेंगे। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का इंपॉर्टेंस क्या है, तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का इंपॉर्टेंस है क्योंकि यही तो आपको सिखाएंगे कि हर वेक्टर को कैसे लिखना है। तो ये जो वेक्टर्स हैं, तो जो एक्स एक्सिस, ये तो एक्स एक्सिस आप पढ़ा करते थे पहले, तो एक्स एक्सिस के जो डायरेक्शन में होता है उस यूनिट वेक्टर को हम आई से शो करते हैं, और वाई एक्सिस के जो डायरेक्शन में होता है उस यूनिट वेक्टर को हम जे से शो करते हैं, उस यूनिट वेक्टर को हम जे से शो करते हैं। अगर कहीं न कहीं एक जेड डायरेक्शन में मैं यहाँ शो करूं, जेड एक्सिस भी शो करूं, तो जेड एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम के से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, के से। तो सर ये बात तो ठीक है, तो फिर कहीं न कहीं इसको ये 5,3 अब क्या वेक्टर में भी ऐसे ही हम लिखेंगे, नहीं, अब वेक्टर में हम ऐसे नहीं लिखेंगे। इस 5,3 को आप कैसे समझते थे, तो आप कहते थे सर ये एक्स एक्सिस में 5 चला है और वाई एक्सिस में 3 चला है। देखो ये स्केल पे मेजर करो, एक्स एक्सिस में 5 चला है और वाई एक्सिस में 3 चला है, इसीलिए हम इसे 5,3 कहते हैं, है ना। तो वेक्टर क्या कहता है, एक्स एक्सिस में 5 चला है यानी ये 5 गुना आई का क्या चला है, 5 गुना, क्योंकि आई की वैल्यू 1 होती है, यूनिट वेक्टर है तो 1 होती है। तो अगर 5 चला है तो आई का 5 गुना चला होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस में चला है यानी आई की डायरेक्शन में चला है, और 5 यूनिट चला है यानी इसका 5 गुना, यानी 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। और तो और क्या चला है फिर, तो और चला है वाई एक्सिस के डायरेक्शन में,
तो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में कितना यूनिट चला है, तो 3 यूनिट चला है। तो 3 यूनिट चला है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3j लिख सकते हैं। तो अब कहीं न कहीं 5,3 के बजाय अब हम क्या लिखा करेंगे, 5i3j। क्या लिखेंगे, 5i3j। तो अब इस पोजीशन वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, 5i3j। तो फिर तो आपको ये समझ में आ गया होगा 2,4 लिखा है तो उसको कैसे लिखेंगे, तो 2i + 3j। तो इस वेक्टर को कैसे शो करेंगे, 2i + 3j। ये बात समझ में आपको आ गई होगी। तो इस वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर के हेल्प से कैसे शो कर रहे हैं, और ऑर्थोगोनल वेक्टर्स आपको समझ में आ गए होंगे। जो आप पहले कभी ऐसे वेक्टर्स बनाया करते थे, ऐसे आप फिगर बनाया करते थे, उसमें इसको x एक्सिस बोला करते थे, इसको y एक्सिस बोला करते थे, इसको z एक्सिस बोला करते थे। तो इस डायरेक्शन वाले को i कैप से दिखाते हैं, इसको j कैप से और इसको k कैप से शो करते हैं। और इन यूनिट वेक्टर्स को, इनकी जो वैल्यू होगी वो यूनिट के बराबर होगी। तो इन यूनिट वेक्टर को हम क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। हम इसे क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। और इन ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के हेल्प से हम समझाना चीजों करना शुरू किए। सपोज मान लें ये जो दूरी है ये कहीं न कहीं 7,15 है। ये क्या है, 7,15 है। इसका मतलब x एक्सिस में 7 चला होगा और y एक्सिस में कितना चला होगा, 15 चला होगा। तो ये पोजीशन वेक्टर तो है ही, इसको कैसे डिनोट करेंगे, 7i + 15j। 7i + 15j। i कैप ये बताता है कि कहीं न कहीं x एक्सिस में 7 चले हैं, और j कैप ये बताता है कि y एक्सिस में 15 चले हैं। ठीक है, j कैप किस डायरेक्शन को शो कर रहा है, y एक्सिस को। y एक्सिस के डायरेक्शन को, i कैप किस डायरेक्शन को शो कर रहा है, x एक्सिस के डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो इस तरह से वेक्टर को आप थोड़ा बहुत रिप्रेजेंट करना भी सीख गए, और इनके टाइप्स भी आप सीख गए। अगले क्लास में हम वेक्टर्स के बारे में, उनके अगले क्लास में हम वेक्टर को एडिशन करना सीखेंगे। तो फिर मेहनत करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। सो थैंक यू टू ऑल।